अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रिज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन के। इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। मैं उनको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दूंगी। और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है। और रैशनल नंबर्स को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। तो पहले देख लेते हैं कि नंबर लाइन कहते हैं किससे हैं। तो व्हाट इज नंबर लाइन? तो नंबर लाइन वो होती है जिसके ऊपर हम सारे इंटीजर्स को प्लेस करते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीजर्स हैं ये हमारे पास है नंबर लाइन, इसमें हमारे पास सारे क्या आते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इंटीजर्स जो होते हैं उसमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों पाए जाते हैं। तो वो होल नंबर और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स का सबसेट होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास होल नंबर भी हैं, और यहाँ ज़ीरो से अगर हम देखें इन्हें, ज़ीरो से अगर आगे तक चलते हैं तो ये मेरे पास क्या है, सारे होल नंबर्स हैं। और अगर वन से आगे ऑनवर्ड चलते हैं तो ये मेरे पास क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये सारे जो मेरे पास है नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर्स हमारे पास ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, इंटीजर, जिनको हम सेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को, ठीक है, वो होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, लेकिन देखिए हमारे पास इसमें पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और एक ज़ीरो है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ज़ीरो को पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करके उसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ। लेकिन ना ज़ीरो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल नंबर, ठीक है। तो ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं। अब ज़ीरो से अगर लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करें तो आपको नेगेटिव साइन नज़र आएंगे नंबर्स के साथ लगे हुए। तो इन जो नेगेटिव साइंस हैं, इनके जो नंबर के साथ लग जाते हैं हम इन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और हमारे पास अगर ज़ीरो से हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो हमें ये सारे नंबर पॉजिटिव नज़र आते हैं क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं है। जब पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके साथ हमें ज़रूरी नहीं है कि प्लस का साइन लगाया जाए, उनके साथ कोई साइन नहीं लगता, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। हमें नंबर लाइन में इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर लाइन में जब हम राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं तो नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। जब हम ये हमारे पास क्या है, राइट साइड पे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। कैसे, वन जो है, ज़ीरो छोटा है वन से, ठीक है, वन बड़ा है ज़ीरो से, टू बड़ा है वन से, थ्री बड़ा है टू से, फोर बड़ा है थ्री से, अप टू सोन, इसी तरह सारे नंबर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास नंबर लाइन में डिक्रीज भी होते हैं नंबर, अगर हम ज़ीरो टू लेफ्ट मूव करना शुरू कर दें, मतलब राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिक्रीज करेंगे। अब आप कहेंगे वन तो वन तो छोटा है टू से, लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि नंबर लाइन में जब हम नेगेटिव साइड की तरफ मूव करते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती जाती है। -1 बड़ा है और -2 छोटा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं -63 मेरे पास है और मेरे पास आप दिया हुआ है -15, तो आप बताएंगे मुझे कि कौन सी चीज़ इसमें बड़ी है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे कहेंगे कि जो -63 है ये बड़ा है, लेकिन ये गलत है। -53 जो है 15 है, ये मेरे पास बड़ा है, ठीक है। -15 मेरे पास बड़ा होगा क्योंकि हमने बात की है कि जब नेगेटिव साइन जिसके साथ लग जाता है वो बड़ा होता है और जिसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आता है तो वो स्मॉलर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे -2 और +2 और -1 की, तो इसमें -2 ही बड़ा होगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है ताकि आपको कोई भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग जो है उसको गलत ना करें, ठीक है। एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नंबर लाइन।
तो रैशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया था मैंने कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। मतलब रिकरिंग के बारे में हमने पढ़ा था, रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें नंबर बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है, वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नंबर फाइनाइट होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो चलते नहीं रहते, ठीक है। तो ये रुकते भी नहीं हैं, ये रिपीट भी नहीं होते, तो वो इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। तो √2 की भी वैल्यू इसी तरह ही होती है, ठीक है। और उनको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है कि अगर हमारे पास कोई √ के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर के करीब तरीन हो तो हम उसको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत आसान है रिप्रेजेंट करना। तो हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो आज हम वही काम करने जा रहे हैं। अब देखिए √ जो 2 है वो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 1 है उसके करीब तरीन आता है, ठीक है। कैसे? अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो आ रहा है ये √2 किसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब तरीन है, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर 1 के करीब तरीन है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर से छोटी वैल्यू नहीं, छोटी वैल्यू भी तो उसके करीब तरीन होगी ना, लेकिन हमने वो नहीं लेनी, हमने बड़ी वैल्यूज को देखना है, कंसिडर करना है कि परफेक्ट स्क्वायर से बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो उसके करीब तरीन है या नहीं। तो 1 के करीब तरीन 2 होता है और 2 हमारे पास बड़ा है उससे और √ में प्लेस है, तो ये परफेक्टली सही है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ √ में बाय पाइथागोरस थ्योरम, और मेरी अजम्पशन जो मैं अज्यूम करूँगी वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे सोल्यूशन में इसको पाइथागोरस थ्योरम से करना है। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ती है। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैंने इसको कुछ नेम दे दिए, ओ, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ठीक है। अब मेरी जो लाइन है ओ ए वो मूव करती है 1 यूनिट, ठीक है, और ए बी है वो भी मेरे पास मूव करेगी 1 यूनिट, तभी मैं 1 + 1 करूँगी तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आएगी, ठीक है। तो अगर मेरा पाइथागोरस थ्योरम में √2 आता है तो मेरा जो अजम्पशन है वो करेक्ट है, इसका मतलब मैं सही काम कर रही हूँ, तो मैं फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ नंबर लाइन में। अगर मैंने अजम्पशन गलत है तो फिर इसका मतलब क्या है, मैंने जो एज्यूम किया वो सब गलत है, मुझे दोबारा से सोल्यूशन करना पड़ेगा और जब करेक्टली आंसर आएगा तभी मैं उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकूंगी। तो अब मेरे पास क्या है, ओ ए की 1 यूनिट मूव कर रहा है, और मैं 1 यूनिट क्यों कह रही हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं कह रही, क्योंकि हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, वो स्केल नहीं होता, स्केल होता तो मैं इसको सेंटीमीटर या इंचेस में लेती, लेकिन ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में मैं इसको यूनिट के कंसिडर करूंगी। तो 1 यूनिट ओ ए ने मूव किया और ए बी ने भी 1 यूनिट मूव किया, जो ओ बी है वो सी है और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे और उसकी वैल्यू लाजमी √2 आनी चाहिए। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लिया, हमारे पास आ गई ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू मेरे पास सी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू मेरे पास बी है, बी स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, आगे हमारे पास अब सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमने, बाकी सब हमें वैल्यूज गिवन है, हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वही बच्चों वाला काम छोटी जो क्लासेस से हम करते आए हैं वही हम करेंगे। मेरे पास आ जाएगा √c स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। अब 2 ने √ को कैंसिल कर दिया, जो स्क्वायर वाला 2 था उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन बाकी सारी 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं हुआ उसका रूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू √2, यह आ गया हमारे पास आंसर। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 1 यूनिट मूव करना है, ओ ए मेरे पास कितनी है, बेस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मतलब है मुझे जो ये 0 वाला पॉइंट है इससे लेके यहाँ तक मूव करना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, जो ये पॉइंट है ओ सॉरी 0, इस पॉइंट से लेके मुझे इस पॉइंट तक मूव करना है, इसे कहते हैं 1 यूनिट। और अगर मैं 2 तक जाती 2 यूनिट होता, 3 तक जाती तो 3 यूनिट होता। तो अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन में, तो मेरे पास आ गई ये लाइन, ये मेरे पास 1 यूनिट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अब जो ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल भी तो ड्रॉ करती है ना। तो मैंने प्रोटेक्टर यूज़ करके इसके ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसको सीधी लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है, ठीक है। तो 1 यूनिट में इसको कैसे लूँगी, मैंने जो है कंपास को रखना है 0 पर और फिर उसको आगे खोलना है 1 तक, ठीक है। यहाँ तक मेरा कंपास खुल गया और मैंने कंपास को जो मेरा पॉइंट है, एक सेकेंड मैं आपको पॉइंट मेजर करके दिखाती हूँ।
इस पॉइंट पे जो पॉइंट 1 है इधर रख के मुझे अपने कंपास को एक आर्क ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ से यहाँ तक अपना कंपास मेजर कर लिया। अब वो कंपास जो खुला हुआ है वो 1 यूनिट का खुला हुआ है। अब मैं इस पॉइंट पे अपने ये जो मैंने ब्लैक से शो किया है इस पॉइंट पे रख के अपने कंपास को एक आर्क ड्रॉ करूंगी तो ये मेरे पास कितनी आ गई 1 यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास इसकी 1 यूनिट की ये भी होगी, बेस भी ड्रॉ होगी। अब हाइपोटेन्यूज को मैंने ज्वाइन कर देना, जो लाइन ज्वाइन करूंगी वो मेरे पास क्या बना देगी हाइपोटेन्यूज। अब मैंने इसको नेम दे दी जो मैंने अपने डायग्राम को दिए थे। ये आ गया O, ये आ गया A, ये आ गया B। अब मेरे पास बेस क्या है 1, इसकी परपेंडिकुलर कितना है 1 और मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √2। ठीक है, अब मैंने रिप्रेजेंट करना है, ये तो मुझे बता रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक की वैल्यू है, लेकिन √2 कहाँ पे अराइव करते हैं। अब मैंने क्या करना है O पे रखना है अपना कंपास और मैंने फिर रखना है अपना कंपास B तक। तो ये मेरे पास कितनी जितनी लेंथ हाइपोटेन्यूज की है O पर ही रखे कंपास पे मैंने आर ड्रॉ कर देनी है। ये मेरे पास क्या आ गई आर्क लग गई। ठीक है, तो ये जिधर आर्क मेरी एंड हो रही है ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मेरा √2 लाई करता है। ठीक है, ये तो था परफेक्ट स्क्वायर की करीब तरीन वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अगर वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के करीब तरीन ना हो, जैसे 11 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, ठीक है, 15 हो जाए, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अपनी लाइन पे चलते हैं। तो √11 जो है वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर के करीब तरीन नहीं है, तो मुझे इसमें से पहले परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी होगी। तो परफेक्ट स्क्वायर की करीब तरीन वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है और 9 की करीब तरीन वैल्यू क्या होती है 10। सो वी रिप्रेजेंट 10 ऑन नंबर लाइन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर 9 में 10 को रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद हम √11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है इसका कि रिप्रेजेंट √10 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर √10 को रिप्रेजेंट करेंगे तभी मेरे पास वैल्यू आ सकती है। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आ गई डायग्राम पाइथागोरस थ्योरम के लिए। यहाँ इसको नेम दे दिए O, ये आ गया A, ये आ गया B। अब मेरे पास बेस कितनी है इसकी, बेस मेरे पास जो मैंने जो ये याद रखने हैं आपके पास, याद रखें कि √29 हो, √39 हो, √40 हो, √50 हो, √60 हो, जितना भी कोई भी √ के अंदर वैल्यू ही गिवन हो, जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट ही होगा, हमेशा 1 यूनिट होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो 1 यूनिट हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस की वैल्यूज हमारी चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास ओ ए की ए बी की कितनी वैल्यू आ गई 1 यूनिट आ गई। ओ ए की कितनी वैल्यू आ गई, ओ ए की वैल्यू हमारे पास b = 3 आ गई, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा और 10 का फिर पाइथागोरस थ्योरम पे √ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √10, प्रीवियसली जैसे हमने सॉल्व किया √2 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें c की वैल्यू नहीं पता, अगर मैंने अजम्पशन 3 की है तो मेरे पास √10 आएगा। ठीक है, अगर अजम्पशन मेरी गलत है तो मेरे पास √10 नहीं आएगा, तो मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नंबर लूँगी तो मेरा √10 आएगा। ठीक है, तो मैंने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वही प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें हमने लिखा c² = b² प्लस a²। ठीक है, c² की वैल्यू हमने निकालनी है, c² = b की वैल्यू क्या गिवन है 3, 3 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, c² = 9 प्लस 1, c² = 10। अब बाय टेकिंग √ ऑन बोथ साइड, जो हमने √ ले लिया बोथ साइड पे तो √c² हो गया, c का जो स्क्वायर है वो √ को कैंसिल आउट कर देगा इक्वल्स टू √10, लेकिन 10 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो इसलिए वो उसको कैंसिल आउट भी नहीं कर सकता। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c = √10। ठीक है, अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन में। अब मुझे कितना यूनिट मूव करना है कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10 बन जाए। तो मेरा बेस कितना मूव कर रहा है 3 यूनिट मूव कर रहा है, तो मुझे 0 से लेके 3 तक की अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी उसके बाद मुझे इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखा और 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर। अब मैंने क्या करना है 1 यूनिट का कंपास खोलना है। कैसे, 0 पे मैंने रख रहा अपना कंपास और 1 तक मैंने उसको मेजर कर लिया और वही प्रीवियस वाला प्रोसेस यहाँ 3 के ऊपर मैंने अपना कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ कर दी, 3 के ऊपर रख के अपना कंपास और ये मेरे पास आ गई आर्क। अभी मेरे पास कितना है 1 यूनिट ड्रॉ हो गया। अब मैंने क्या करना है 0 को इस आर्क से ज्वाइन कर देना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज और मैंने इसको वैल्यूज प्रोवाइड करनी O A, मैंने इसके वर्टिसेस को नेम देने हैं, लाजमी आपने वर्टिसेस को नेम देने तभी आपकी डायग्राम पूरी होगी, O A और B। फिर कैसे चेकर को पता चलेगा कि आपने जो यहाँ पे सारा सोल्यूशन किया है वही आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
अब मैंने इनको बता देना मेरा बेस कितना थी, मेरी बेस कितनी है 3, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 10, ठीक है। और मैंने अब 10 को रिप्रेजेंट करना है वही। अब मैंने क्या करना है, O पे मैंने अपना कंपास रखना है और B तक अपना कंपास खोलना है। जितनी मेरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है O पे रख के मैंने क्या करना है, R ड्रॉ कर देनी है B से। तो यहाँ पे मेरे पास R ड्रॉ होगी, तो मेरे पास किधर लाई करता है √10, 3 और 4 के दरमियान में लाई करता है √10, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.41, तो कुछ हमने इसको 5 से प्रीवियस रहती है वैल्यू तो मेरे पास 3 और 4 के दरमियान में 5 है, 3.5, तो उससे प्रीवियस मेरे पास 3.4 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे R ड्रॉ कर दी, तो मेरे पास आ गया क्या कहते हैं √10। अब मैंने क्या करना है, √11 को प्लेस करना है। तो मैं अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए √10 को इसी डायग्राम के ऊपर प्लेस करूँगी। ये डायग्राम बनानी है सबसे पहले, इसके ऊपर √11 की डायग्राम प्लॉट होगी, वरना आपका आंसर नहीं सही होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो डायग्राम एज इट इज़ है। अब √11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करना है हमने। तो नाउ हमने क्या करना है, स्टेप 2 हमारे पास आ गया। वी रिप्रेजेंट √11 ऑन नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ √10। अब √10 से हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब √10 है ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा खाली। तो जब स्क्वायर लेंगे तो 10 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 + 10 कितना होता है 11। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की कितनी वैल्यू आएगी √11। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेरे पास आ गई है डायग्राम, क्या बनेगी अब इसकी डायग्राम, मेरे पास ये आ गई, बेस इसकी अब बढ़ गई है। जब बेस बढ़ गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेम मैंने वही दे दी है O A, और ऊपर क्या आ जाएगा B, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ परपेंडिकुलर की 1 यूनिट ही रहेगी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। याद कर लें। अब बेस की वैल्यू चेंज होगी, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी √10, ठीक है, √10 हो जाएगी। और जो मेरे पास इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो कितनी है मुझे नहीं पता, अगर मेरे अजम्पशन सही है तो √11 आने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सारे वही फॉर्मूलाज मैंने यूज किए हैं। C² = B² + A², C² = मेरे पास क्या है B √10 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और C² = 10 + 1, C² = 11। अब लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, √C² = √11, तो C का रूट कैंसिल हो जाएगा और C = √11 आ जाएगा। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अब मैंने बेस ड्रॉ करनी है, बेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए √10। तो मेरी बेस कहाँ जानी चाहिए, ये जो R ड्रॉ हुई है मेरे पास, मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेरे पास हाइलाइटर है, ये जो मेरे पास ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो ये R ड्रॉ हुई थी, यहाँ इस लाइन तक मेरा बेस आना चाहिए। तो मेरे पास ये आ गई बेस की लाइन। अब मैंने क्या करना है, इसी R के बिल्कुल ऊपर प्रोटेक्टर रखिए, सीधी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये मेरी ज़रा से गैप रह गया, लेकिन यहाँ आपकी पूरी लाइन ज्वाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, 1 यूनिट की R ड्रॉ करनी है, वही प्रीवियस स्टेप यूज़ करेंगे। 0 पे हम अपना कंपास रखेंगे और 1 तक उसको खोलेंगे, और उसको कहाँ पे लाके हमने लगाना है, यहाँ पे हमने करना है। मैं इसको ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ये यहाँ पे लाके हमने कंपास को रखना है और इसको ऊपर R ड्रॉ कर देनी है। जब मेरे R ड्रॉ होगी तो मेरे पास कितना हो गया, ये 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट सही ड्रॉ हुआ है तो प्रीवियस वाली परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर बिल्कुल इक्वल आर्क आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वली आर्क होगी। अब मैंने क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ये मेरा बन गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब मैंने ये सब कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने जब ड्रॉ कर लिया, इसके बाद मैंने क्या करना है, O पॉइंट पे मैंने अपने जो है पॉइंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे मैंने कंपास रख के जो न्यू पॉइंट मेरा ड्रॉ हुआ है वो उस पॉइंट पे मैं कंपास खोलूंगी, जिसको मैंने नाम दे दिया है C का। अब मैंने यहाँ जो लेंथ है ये इधर से लेके O से लेके C तक की पॉइंट O पे ही रखी है मैंने, उस C पॉइंट से कंपास आर्क लगा देनी है। तो ये मेरे पास √11 बनना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गई, ये आर्क आ गई, और ये मेरे पास क्या बन गया, √11 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, जो न्यू पॉइंट बना है, √11 की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 समथिंग होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होती है ये, ठीक है, इक्वली। तो मेरे पास ये आ गई √11 की वैल्यू। तो मेरे पास ये डायग्राम ड्रॉ होगी √11 की। आप इस डायग्राम को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इस डायग्राम को इसी जो प्रीवियस डायग्राम हमने √10 की बनाई थी ना, उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे। मेरे पास है
अब देखिए ये मैंने डायग्राम बनाई भी है। बेस मेरे पास कितनी थी, बेस मेरे पास थी 10, ठीक है। तो मैंने क्या 10 तो मेरे पास बेस ड्रॉ हुई भी है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाना है। तो पहले हम बेस बता देते हैं। ये मेरे पास डायग्राम है। अब देखें ये जो बेस है ये मेरे पास सारी बेस है, ये √10 की इक्वल है, ठीक है। ये बेस सारी √10 की इक्वल है। ये मैंने बनाया 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। वही पॉइंट यहाँ से मैंने यहाँ तक कंपास खोला था, यही वही पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे अब मैंने यहाँ जो पॉइंट था इधर वाला पॉइंट, इस पॉइंट से लेके यहाँ आर ड्रॉ करी और आर ड्रॉ करने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन किया तो ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है वो कितनी है, √11। चाहे तो आप हाइपोटेन्यूज पे लिखते हैं, चाहे आर्क लगाएंगे। जब ओ से लेके सी तक हम कंपास खोलेंगे और हमने आर ड्रॉ करनी है इसी पॉइंट पे रखिए, तो ये मेरे पास बनेगा, ये देखें 3.5 ही आई है ना वैल्यू, तो मेरे पास √11 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अगर आपके पास इसी तरह बढ़ती जाए, ठीक है, √10 आ जाए, फिर √10 के बाद √11 आ जाए, √12 आ जाए, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक सर्कुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए आपको समझाने के लिए आगे भी वीडियोस √11 की सॉरी वीडियो कह रही हूँ, √11 और √12 के पिक्चर्स बनाई हुई, तो हम देखते हैं। ये देखिए ये किसकी √10 की ये डायग्राम है, ठीक है। √10 में मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास आ गई √11 की डायग्राम, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास किसकी आनी चाहिए, √12 आना चाहिए। मेरे पास आ गया √12। इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, √13 आ गया। फिर मेरे पास क्या आएगा, √14 आ गया। फिर मेरे पास क्या आएगा, √15 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, √16 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें क्या बनता जा रहा है, एक सर्कल बनता जा रहा है। इसके सारे डॉट जो हमारे पास हैं वो इक्वली मूव करने चाहिए। देखिए ये येलो वाले डॉट के ऊपर जितने भी ब्लैक डॉट मूव करते हुए जा रहे हैं वो सारे इक्वल है ना, तो ये सारे इक्वल होने चाहिए और ये आपके पास बिल्कुल एक डी की तरह बन जाएगा, ठीक है। मैंने √16 तक आप लोगों के लिए बनाए हैं। अब देखें ये तो मैंने ऊपर ऊपर ड्रॉ करके बता दी कि उस डायग्राम के ऊपर ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब उस डायग्राम के साथ साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या है, वही √10 और ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है √11 की। अब मैं इसके साथ ही मैं ड्रॉ कर देती हूँ √12 की। ये मेरे पास आ गया √12, फिर इसके बाद मेरे पास आ जाएगी √13, फिर इसके बाद आ जाएगी ये मेरे पास √14। तो ये मेरे पास सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। √10, √12, √13, √11। अब आपको समझ आ गई होंगे डायग्राम को कैसे प्लॉट करना है। चाहे तो आप इसको साथ साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऊपर ऊपर भी बना सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा, साथ साथ बनाने में एक खिचड़ी सी बनी है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से ड्रॉ करते हैं तो बहुत प्यारी सी डायग्राम बनती है। तो इसलिए आप अगर आपको जैसा भी पसंद है आप वैसे बना लें, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि आप इसको ऊपर ही ड्रॉ करें ताकि आपकी हर एक पिक्चर क्लियरली एक्सप्लेन हुई हुई हो और चेकर को बहुत अच्छी लगे, क्योंकि कलर्स आपको अलाउ नहीं होते बोर्ड में, तो फिर आप उसी तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये अपने √11 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको मेरी आई होप मेरी डायग्राम ये जो वीडियो है इसको पसंद आई हो और ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।